विशाल चूहा, शेर और सियार। सियार शिकारियों के जाल में फंसा था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था कि तभी वहाँ चूहा आता है और कहता है, सियार भाई डरो मत, मैं तुम्हें शिकारी आने से पहले जाल से बाहर निकाल लूंगा। ऐसा कहकर चूहा जाल को काटने लगता है। सियार बहुत ही घमंडी था। वो मन ही मन में सोचता है, अब इस नन्हे चूहे की मदद लेनी पड़ेगी मुझे। कैसे दिन आ गए, पर कर भी क्या सकता हूँ, मुसीबत ही ऐसी है। कहते हैं ना कि मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सियार के मन में कपट था। वो हमेशा छोटे बड़े का भेद करता था। छोटे जानवरों से तो वो बात भी नहीं करता था। कुछ ही पलों में जाल खुल जाता है और सियार जाल से मुक्त हो जाता है। पर सियार चूहे का धन्यवाद किए बगैर ही अकड़ के साथ जाने लगता है। तब चूहा कहता है, सियार भाई कुछ भूल रहे हो क्या? मैंने आपकी मदद की और आप मेरा धन्यवाद भी नहीं कर रहे हो। अरे चूहे, तू तो पहले मुझे भाई कहना बंद कर। दूसरा ये कि मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया था, तुम खुद आए थे। फिर धन्यवाद किस बात का? और तुम जैसे छोटे जानवरों से मैं कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। पर मैं ना होता तो शिकारी तुम्हें ले जाते। ले जाते तो ले जाते, मैं तुम्हारे पास कभी मदद के लिए आया ही नहीं था। सियार इस तरह से एहसान फरामोश बन जाता है और उल्टा चूहे को ही छोटा कहकर बोलने लगता है, जिस वजह से चूहा बहुत ही दुखी होता है। ये सब दूर से जंगल का राजा शेर देख लेता है और वो सोचता है, अरे इस सियार में ये कैसी अकड़ है। बेचारे चूहे ने इसकी मदद की और ये है कि उसे ही भला बुरा कह रहा है। इस बारे में सियार से बात करनी होगी। शेर ऐसा सोचकर सियार के पास जाता है। शेर को आते देख सियार शेर से कहता है, आओ आओ मेरे दोस्त, कैसे आना हुआ मेरे पास? दोस्त? किसका दोस्त? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश का दोस्त नहीं हो सकता। शेर सियार को बहुत कुछ सुनाता है। उसे छोटे बड़े का भेदभाव न करने के लिए समझाता है। तब सियार कहता है, अच्छा तो चूहे के बच्चे ने मेरी शिकायत की तुमसे, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो ना? एक मामूली चूहे के लिए तुम मेरी दोस्ती भूल गए? अरे मैंने खुद देखा तुम्हारा बर्ताव, और उस मामूली चूहे ने तुम्हें बचाया ना होता तो आज तुम पिंजरे में बंद रहे थे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और चूहे से माफी मांगो। शेर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है, पर सियार को अभी भी उसकी गलती दिखाई नहीं देती। वो चूहे को ही कसूरवार समझता है। वो कहता है, ये सब उस चूहे के कारण हुआ। उसकी वजह से मेरे दोस्त ने मेरी दोस्ती तोड़ दी, मुझे भला बुरा कहा। मैं उस चूहे को छोड़ूंगा नहीं। सियार गुस्से से लाल पीला हो जाता है। दूसरे दिन वो चूहे के पास जाता है और कहता है, तुम आज मेरे हाथों से नहीं बच सकते चूहे। सियार चूहे को एक भी शब्द बोलने नहीं देता और गुस्से से उस पर हमला करने लगता है। छोटा चूहा इधर उधर कूदते हुए खुद को बचाते रहता है। ये सब शेर दूर से देख लेता है और वो कहता है, सियार को सबक सिखाना ही होगा, पर मैं अगर बीच में गया तो फिर से सियार चूहे को ही कसूरवार समझेगा। नहीं, आज मैं पहली बार अपनी जादू का इस्तेमाल करूंगा। शेर चुपके से चूहे पर जादू कर देता है, जिस वजह से चूहा विशाल बन जाता है। विशाल चूहे को देखकर सियार चकित होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब चूहा विशाल बनकर उसमें ताकत आती है। वो सियार को ललकारने लगता है, अब आ सियार, देख मैं तेरा ही कचुम्बर बना दूंगा। विशाल चूहा और सियार में लड़ाई शुरू होती है, जिस वजह से सियार घायल होने लगता है। तब खुद की जान बचाने के लिए सियार कहता है, अरे रुक जाओ चूहे, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। आज के बाद अगर किसी भी छोटे जानवर को कम समझा तो ये लड़ाई याद रखना। जाओ, माफ कर दिया तुझे। सियार वहाँ से भाग जाता है। तब शेर वहाँ आकर विशाल चूहे को फिर से साधारण चूहे में बदल देता है।
चूहा सब समझ जाता है कि ये सब शेर की वजह से हुआ। वो शेर का धन्यवाद करता है। तब शेर कहता है, अरे चूहे, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी और वो मैं आज तक नहीं भूला। उस दिन के बाद से सियार का स्वभाव में बहुत ही बदलाव आता है। उसे समझ में आता है कि हर किसी का कभी ना कभी समय आता है और छोटे बड़े का भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। बड़ी चील और मुर्गी जाल। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला था जहां पर उसके अंडे थे। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी भी रहती थी और मुर्गी ने भी अंडे दिए थे। एक बार गलती से चील का अंडा नीचे गिरता है और वो मुर्गी के अंडों के साथ मिल जाता है। मुर्गी अपने अंडों के साथ चील के अंडे को भी अपने साथ ही पालने लगती है। कुछ दिनों बाद ही मुर्गी के अंडों में से चूजे निकल आते हैं। वैसे ही चील के भी अंडों में से चील का बच्चा बाहर आता है। तब मुर्गी उस चूजे को देखकर सोचती है, अरे ये बच्चा कुछ अलग सा दिख रहा है। क्या ये मेरा ही बच्चा है? मैं भी ना कैसी बातें कर रही हूँ। मेरे सिवाय ये बच्चा किसका हो सकता है? मैं भी ना अपने ही बच्चे पर शक कर रही हूँ। मुर्गी सभी बच्चों को एक जैसा देखती है। उसे जरा भी शक नहीं होता। वो चील का बच्चा भी बाकी चूजों के जैसे ही पलने लगता है। उन्हीं के साथ खाता, उन्हीं के साथ पीता और उन्हीं के साथ खेला करता। वो बिल्कुल इन्हीं चूजों जैसा बर्ताव करने लगा था। वो उनके जैसे ही कुकड़ू कू करता, जमीन खोदकर दाने चुगता। एक दिन चील का बच्चा खुद से सोचता, अरे ये क्या, मैं तो ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ पर मुझसे ये हो ही नहीं रहा। और ये बाकी के बच्चे भी थोड़ी ही ऊंचाई पर उड़ते हैं। शायद हम ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकते। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन उस चील के बच्चे ने एक पक्षी को ऊंचे आसमान में पहली बार उड़ते देखा। वो देखकर उसे चकित हो गया और वो मुर्गी के चूजों से कहने लगा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। अरे वो तो पक्षियों का राजा चील है। वही है ऐसा पक्षी जो ऊंचे आसमान पर उड़ सकता है। कोई भी पक्षी उसके बराबर नहीं उड़ सकता। क्या मैं उसके जैसे उड़ सकता हूँ? कैसी बात कर रहे हो? तुम ये मत भूलो कि तुम एक चूजे हो। कितनी भी कोशिश कर लो तुम चील के जैसे नहीं उड़ सकते। अभी जितना उड़ सकते हो बस उसी में खुश रहो। वो चूजे चील के बच्चे को ये सारी बात बताते हैं। इस तरह से दिन निकलते जा रहे थे। चूजे और चील के बच्चे अब बड़े हो रहे थे। अब चील पूरी तरह से विकसित हो चुका था और अपने मूल स्वभाव के कारण दाने चुगना उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। दाने खा खाकर उसका मन अब ऊब गया था। एक बार उसी पेड़ पर रहने वाली चील एक खरगोश को पकड़ कर लाती है और उसे खाते समय खरगोश का एक मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। तब चील सोचता है, अरे ये क्या है? क्या मैं इसे खा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, मुंह में तो पानी सा आ रहा है। चलो उसका स्वाद तो ले ही लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो खरगोश के मांस का टुकड़ा खा लेता है। उसे मांस बहुत पसंद आता है। वाह, बहुत सालों बाद ये मांस खाकर मन में तृप्ति हो गई। उस दिन के बाद से चील दाना चुगना बंद कर देता है और मांस की तलाश करता है। पर घर में ही मुर्गी के बच्चे रहते थे। तब वो चील हर रोज एक मुर्गी के बच्चों को और पेड़ पर रहने वाले चील के बच्चे का मांस खाने लगता। मांस खाकर वो चील बहुत बड़ा और मोटा बनने लगता। इधर मुर्गी अपने बच्चों को यूं एक एक कर गायब होता देख डर रही थी। अरे मेरे बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं? ये सब कौन कर रहा है? इसका पता लगाना होगा। मुर्गी उस दिन अपने बच्चों पर नजर रखने लगी, मगर चील का बच्चा उनमें नहीं रहता और उसी पेड़ के नीचे उसे कुछ हड्डियां भी दिखाई देने लगी और बड़े चील को भी वो देख ही रही थी। तब वो सोचती है, अरे ये क्या, ये मेरा बच्चा नहीं बल्कि चील है जिसे मैंने आज तक पाला।
और ये तो दिन ब दिन बहुत बड़ा होता जा रहा है। मुझे तो पहले ही शक हुआ था, पर उस समय मैं फर्क समझ ही नहीं पाई। अब मैं क्या करूं? मुर्गी को चील पर शक होता है और वो तुरंत अपने दोस्त बंदर से मिलने जाती है और उसे सारी बात बताती है। बंदर, मैंने जिसे पाला वो एक चील निकला और अब वो मेरे ही बच्चों को मारकर खा रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुर्गी, तुम घबराओ मत, उस चील को जाल में फंसाकर सबक सिखाते हैं। और बंदर ऊपर पेड़ पर जाकर ऊपर से चील पर जाल डाल देता है। चील जाल में फंस जाता है, जाल से निकलने की कोशिश करता है। तब मुर्गी कहती है, मैंने तुम्हें अपने बच्चे के समान पाला, पर तुमने मेरे ही बच्चों का शिकार करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि किसी का मूल स्वभाव कभी भी बदल नहीं सकता। अरे अरे माँ, तुमने मुझे पाला, लेकिन मैंने तुम्हारे बच्चों को ही खा डाला। मुझे माफ कर दो और इस जाल से मुझे मुक्त कर दो। प्लीज माँ, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुर्गी उस चील की एक भी बात नहीं सुनती और बंदर भी वहां से चला जाता है। चील थोड़ी देर सोचकर खुद ही उड़ान भरने का प्रयास करती है, लेकिन वो ज्यादा दूर उड़ नहीं पाता और यही प्रयास कर करके कुछ दूर तक वो तड़प तड़प कर मर जाता है। हाथी और शरारती तोते की कहानी। एक बार की बात है, एक तोता पिंजरे से छूटकर जंगल में आता है। जंगल का वातावरण देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। इस तरह से पहली बार खुले आसमान में घूमने में उसे बहुत ही मजा आ रहा था। वो जंगल के एक पेड़ पर रहने लगता है। ये जंगल का वातावरण कितना अच्छा है, कितने सारे फल खाने को मिलते हैं यहाँ। पर ये क्या, बस फल खाओ, घूमो और फिरो और सो जाओ, कोई भी मनोरंजन नहीं है। भला ये कौन सी लाइफ हुई? तोता ऐसा सोचकर खुद के मनोरंजन के लिए जंगल के जानवरों के साथ शरारत करने लगता है। एक बार तोता हाथी को पेड़ के नीचे सोता हुआ देखता है। तभी उसको एक शरारत सूझती है। तोता एक रस्सी लगाकर हाथी के ऊपर फेंक देता है और कहता है, अरे सांप सांप सांप, उठो, भागो भागो। हाथी सब समझ जाता है कि ये तोते की ही शरारत है। वो बिना आंखें खोले ही रस्सी को अपनी सूंड से फेंक देता है और सोता ही रहता है। तब तोता सोचता है, अरे ये मोटा हाथी तो डरा ही नहीं। हाँ, अब इसकी नींद तोड़ने के लिए कुछ अलग करना होगा। ऐसा सोचकर तोता हाथी के कान के पास जाकर जोर जोर से गाना गाने लगता है। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, रा 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 रा, रा 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 रा। पर तब भी हाथी सोता ही रहता है। तब तोता सोचता है, इस मोटे हाथी पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। तोता ऐसा सोचकर हाथी के सिर पर बैठ जाता है और हाथी के सिर पर चोंच मारने लगता है। तब हाथी नींद से जागता है और कहता है, ओ तोते, तुम मुझे कब से परेशान कर रहे हो? अगर अब एक बार भी मेरे पीछे आए और मुझे परेशान किया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर हाथी वहां से चला जाता है। तोते को हाथी को परेशान करके बहुत मजा आता है और वो फिर से हाथी को परेशान करने जाता है। तब पेड़ पर बैठा बंदर तोते से कहता है, अरे तोते, मैं कब से देख रहा हूँ, तू हाथी को परेशान करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। हाथी कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये मत सोच कि तू उसका फायदा उठा लेगा। देखना, हाथी को गुस्सा आया ना तो तेरी खैर नहीं, पहले ही बता रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, कितना मजा आ रहा है हाथी को परेशान करने में। अब तो तू देखता जा कैसे मैं उसकी नींद हराम करता हूँ। बंदर के समझाने पर भी तोता बाज नहीं आता और वो हाथी के पीछे पीछे जाकर उसके सिर पर चोंच मार मार कर उसको तंग करता ही रहता है। हाथी परेशान होकर सोचता है, अब तो इस तोते को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब आ मेरे पास, मैं तुझे पानी में ही डुबो दूंगा। हाथी ऐसा सोचकर तालाब में जाकर बैठ जाता है और पहले से ही अपनी सूंड में पानी भरकर रहता है
और तोते का इंतजार करता है। तोता वहाँ भी पहुँच जाता है और हाथी के सिर पर बैठकर चोंच मारना शुरू कर देता है। पर तभी हाथी अपनी सूंड से तोते पर पानी फेंकता है, जिस वजह से तोता तालाब में गिर जाता है। तोता पानी में डूबते ही हाथी से कहता है, हाथी भाई मुझे डूबने नहीं देना, बचा लो। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अब क्या किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो हाथी भाई। डूबते हुए तोते पर हाथी को दया आ जाती है और हाथी तोते को बचा लेता है। उस दिन के बाद से तोता सुधर जाता है और किसी को भी परेशान नहीं करता। देखा आपने, किसी को परेशान करने की भी एक हद होती है और हमें अपनी हद कभी पार नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा ही नुकसान होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।